Okay, friends. Now we are going to talk about Indian economy after independence. Chapter 7, uh, इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2। तो यहाँ पे हमें देखना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी में कैसे और कौन से चेंज आए हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी फेस सम चैलेंजेस फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि वो टाइम पे हमारे पास कुछ पैसा नहीं था। ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे 200 और मोर ईयर्स से जो रूल कर रहे थे, वो कम्प्लीटली इंडिया को इकोनॉमी को रूइन कर दिया था। हमारे पास और कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था वो टाइम पे। इंडिया टुडे exhibits characteristics of a developing country with some areas of lower development and some showing much improvement. Thus, in current times, we look at characteristics of India as a less developed and as a developing nation both. तो आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम थे। एक प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान इंडिया से सेपरेट हुआ था, वहाँ से करीबन 7 लाख के आजू बाजू इंडियंस पाकिस्तानी जो थे वो यहाँ इंडिया शिफ्ट हुए थे। 80,000 उनको शेल्टर देना है, उनके लिए फूड, जॉब, ये सब फैसिलिटी डेवलप करना है। ऊपर से जो दूसरे प्रॉब्लम थे वो टाइम के उसमें थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाना है। फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ स्टेट जहाँ से उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता था वो हाईली डेवलप थे, और बाकी जहाँ से उनको बेनिफिट नहीं था वो डेवलप्ड ही नहीं थे। तो ये एक था। फिर इतनी डाइवर्सिटी, अलग अलग रिलीजियन, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो वहाँ से चलते 1947 से अब तक बहुत सारे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो अभी भी है। इसलिए हम हमारी कंट्री को डेवलपिंग नेशन और लेस डेवलप दोनों कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। तो व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, द per capita income of India in 2013 at purchasing power parity was 5,150 dollar, which was lower than that of developed countries, but also lower than many developing countries like China, $11,477 and Sri Lanka $9,250 per annum. तो पर कैपिटा इनकम यानी नेशनल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तो अब आपको यहाँ पे पर कैपिटा इनकम मिलती है। तो 2013 में हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी पर कैपिटा इनकम थी वो $5,150 ही थी, जो डेवलप नेशन से तो काफ़ी कम थी। यहाँ पे एक टेबल मैंने आपको दिया है, वो टेबल में अगर हम देखेंगे तो नॉर्वे की जो पीसीआई यानी परचेजिंग पावर पैरिटी है वो $63,909 है। यूएसए 52,000, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा जो है वो 52,300 है। जर्मनी 43,000, ये वाला जर्मनी। इंग्लैंड 35,000, चाइना 11,477, श्रीलंका जो एक डेवलपिंग नेशन है उसकी पीसीआई हमसे ज़्यादा थी 9,250। फिर यहाँ पे इंडिया है ये वाला 5,150। फिर हमसे नीचे था पाकिस्तान 4,652 और बांग्लादेश 2,713। ये जो रिकॉर्ड है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 के सोर्स से। अब हमारे यहाँ जो रुपीज़ में अगर हम देखने जाए तो चेंजेस इन इंडिया स्पेसिफिक इन लास्ट फ्यू ईयर्स, तो ये टेबल हमें देखना है ये वाला। तो यहाँ देखेंगे 2011-12 में 64,316 रुपीज़ थी, वो वही रही 64,316। फिर 2012-13 में वो 71,000, ये वाला 71,593 हो गई।
जो कांस्टेंट अगर उसको गिनने जाए तो वो एवरेज निकलती थी 66,344 ये। फिर 2013-14 में 80,380 हुई ये वाला। अगर उसको कांस्टेंट एवरेज गिनेंगे तो वो 69, यानी ये 11 12 12 13 13 14 की एवरेज निकालेंगे वो 69,959 थी। और 14-15 की जो थी वो थी 88,533 रुपीज़, ये रुपीज़ में है सब। वो कांस्टेंट अगर निकलेगी तो वो 74,193 है। ये हमें जो सोर्स मिले हैं वो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के अलग अलग ईयर्स के सोर्स है, वहाँ से हमें पता चला है। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम देखने जाए तो अभी भी हम काफ़ी पीछे है। इवन हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है श्रीलंका, चाइना, उससे भी हम पीछे है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारा वर्क करना है। अब एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ एन एग्रेरियन नेशन, जो अर्लियर टाइम से एंशियन इंडिया से हमारा कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर ही है। The share of agriculture sector in development has gradually declined, but it is still relatively higher, depicting lower economic development. तो एग्रीकल्चर को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि भाई कोई डेवलप नेशन है उसकी इकोनॉमी, कोई भी नेशन की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो वो डेवलप नेशन है, वो ये 3 सेक्टर की स्टडी से पता चलता है। तो उसमें एग्रीकल्चर का रोल क्या है? तो बेसिकली क्या होता है कि एग्रीकल्चर में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं होता है कि यहाँ अनएजुकेटेड पर्सन होगा वो भी फार्म में जाके काम कर सकता है। तो यहाँ प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जो स्किल लेबर की हम बात करते हैं, जब कई कंट्री में स्किल लेबर कम हो गए तो वहाँ की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। अब हमारे यहाँ पे हम देखने जाए तो 1947 से अब तक एग्रीकल्चर का जो पार्टिसिपेशन है वो कम हुआ है। पर टोटल पॉपुलेशन को देखने जाए तो टोटल पॉपुलेशन के अभी भी 50% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं। तो ये एक क्राइटेरिया हो जाता है। डेवलप्ड नेशंस हैव लेजर परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड हायर इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो डेवलप्ड नेशन में ये देखा गया है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए भी स्किल चाहिए, और सर्विस सेक्टर तो डेफिनेटली आप हाईली एजुकेटेड होने चाहिए। सर्विस सेक्टर आप गिन लो, जैसे टीचर या डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि 10th और 12th स्टैंडर्ड पास हो गए तो बन गए। इसके लिए स्पेशल एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा, जिसके लिए स्किल चाहिए होती है। इंडस्ट्रीज़ में भी अगर आपको कहीं पे काम करना है तो आपको वो आना चाहिए। तो जब आप इतने एजुकेटेड होते हो, स्किल डेवलप्ड आपकी होती है, तो वो प्रोडक्टिविटी, कंट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। इसलिए एग्रीकल्चर का टोटल इकोनॉमी में जितना पोर्शन कम हो और इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का ज़्यादा, उतना कंट्री का डेवलपमेंट स्पीड से होता है। At the time of independence, 72% of the population was dependent on agriculture, which declined to 58% in 2001 and 2, and to 49% in 2013-14 as per the Human Development Report. तो एग्रीकल्चर में परसेंटेज वाइज हम देखने जाए तो वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। पर अगर नंबर ऑफ पीपल की बात करेंगे तो अभी भी 50%, यानी 130 करोड़ के 50%, 65 करोड़ पीपल एग्रीकल्चर में एंगेज है। तो यहाँ ये जितने लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेबल है उनको अगर शिफ्ट किया जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर में या तो सर्विस सेक्टर में, तो हमारा डेवलपमेंट स्पीड से होगा। तो ये है एग्रीकल्चर का सिनारियो अभी का प्रेजेंटली। फिर अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो द contribution of industrial sector in employment and national income has increased over time. तो 1947 से अभी तक की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है। However, India is called a completely industrialized nation from the development criteria. The share of industrial sector in employment was 10.6% in 1950-51. 1950-51 में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्टिसिपेशन था वो था 10.6%, which increased to 18.2% in 2001 and further to 24.3% in 2011-12. Its shares in national income was 16.6% in 1950-51 and was 26% in
2013-14 सोर्स ऑफ SCO। तो अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्टिसिपेशन टोटल नेशनल इनकम में बढ़ रहा है। जैसे 50-51 की बात करें तो 16.6% था, वो अभी हो गया है 26%। अब डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन के बीच में डिफरेंस कहाँ से दिखता है, तो यहाँ से, क्योंकि डेवलप नेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन शेयर जो है वो करीबन 40% के आजू बाजू होता है, जबकि हमारे यहाँ अभी भी 26% है। Besides, the industrial sector contributes two-thirds of the export earning in the present time. Thus, though the industrial sector is progressing, India cannot be called a completely industrialized nation, क्योंकि अभी भी यहाँ पे बहुत सारा वर्क करना बाकी है। कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइज नेशन हमारा नहीं है, क्योंकि अभी भी पार्टिसिपेंट तो 26% के अराउंड है। अब सर्विस सेक्टर देखने जाए तो सर्विस सेक्टर तो बहुत ही कम है। द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट इन 1951 वाज 17.3%, in 2001 it was 25.2%, and in 2011-12 it was 27%. The share of service sector in national income GDP, gross domestic product, in 1951 was 30.3%, in 1980-81 it was 38%, and 2000-2001 it was 50.4%, and in 2014-15 it was 52.7%. तो सर्विस सेक्टर में अभी इम्प्रूवमेंट हमारी आ रही है। अगर डेवलप नेशन में देखने जाए तो ये परसेंटेज बहुत ही ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर में आपको कंपलसरी हाईली एजुकेटेड होना ही पड़ेगा, तभी आप सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हो। टीचर है, मैनेजर है, लॉयर है, ऐसा कोई भी काम करना है तो आपको, डॉक्टर है, इतना पढ़ाई करना ही पड़ेगा। तो फॉरेन कंट्रीज़ में ये रेशियो काफ़ी हाई है, इसलिए अमेरिका, जर्मनी, रशिया, कनाडा ये सब डेवलप नेशन है। सच इंक्रीजिंग शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर शोज द इंडिया इज़ मूविंग फास्ट ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसे सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट जितना स्पीड से होगा उतना ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट स्पीड से होगा। तो ये 3 सेक्टर है हमारे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ दिस 3 सेक्टर we can identify that the country's economy is in developing situation or the developed situation। तो ये तीनों को हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाता है कि कंट्री डेवलपिंग है कि डेवलप्ड है। इसके साथ में एक हमारे लिए प्रॉब्लम है, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सेम सिमिलर वर्ड नहीं है। डेवलपमेंट जो होता है वो इनिशियल स्टेज पे होता है, और ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के बाद की प्रोसेस है। तो हमारी पॉपुलेशन तो काफ़ी है, 130 करोड़ के आजू बाजू, तो इसको डेवलपमेंट नहीं ग्रोथ बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ characterized lower development. There has been an average annual increase of 1.5% in population after independence, and it signifies population explosion। तो 1.5% यानी हर साल देखने जाए तो 150 लाख नए बॉर्न हमारे कंट्री में ऐड होते जा रहे। ये रेशियो था वो बहुत ही ऊपर था, 1.5 तो अभी की सिचुएशन है 1.4 1.5, बाकी 70 के आजू बाजू, 1970 के आजू बाजू देखने जाए तो ये 2.6% के आजू बाजू था। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1901 वॉज 23.84 करोड़ विच इंक्रीजेज टू 36.1 करोड़ इन 1951। तो 1901 में जब फर्स्ट रिकॉर्ड हमारे पास पॉपुलेशन का था उसके हिसाब से 23.84 करोड़ पॉपुलेशन थी, वो 1951 में 36.1 करोड़ हुई। तो यहाँ तक बराबर है। पर 2001 में वो सीधा 102.7 करोड़ हो गई, फिर 2011 में 121.2 करोड़ हो गई। अब 2021 में फिर सेंसस होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे 131 करोड़ के आजू बाजू तो डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन होगी। तो इतना पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तब नेशनल इनकम या तो जो भी डेवलपमेंट होता है उसका बेनिफिट कंट्री को नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी नए लोग बॉर्न लेते हैं उनको सब फैसिलिटी प्रोवाइड करने में ही एक्सपेंस हो जाता है, तो इनोवेशन कहाँ से होगा। तो फ्रेंड्स ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी कंट्री में अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन ग्रोथ का है।
अगर उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारा कंट्रोल आ सकता है इनडायरेक्टली। अब पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है तो पोवर्टी का प्रॉब्लम है। तो इंडियन इकोनॉमी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पोवर्टी। तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट आपका 10th स्टैंडर्ड में आपका क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो सीधा कैलकुलेशन है अकॉर्डिंग टू द मिनिमम मनी और द मिनिमम फूड for the life, and relative poverty is the comparison with one person income to other person income। तो ये absolute poverty और relative poverty। तो हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो ये हमारे इकोनॉमी में बहुत हाई लेवल पे है। थ्रू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन हैज़ डिक्लाइन ओवर ईयर इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड हाई। तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं है, ये नंबर ऑफ पीपल जो है वो 51 से देखने जाए तो कम हुए हैं, पर फिर भी कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज द नंबर इज क्वाइट हाई। In 73-74 percentage of population living below poverty line was 54.9%, which declined to 45.3% in 1993-94 to 37.2% in 2004 and 5 and further to 21.9% in 2011 and 2012। तो जो 73-74 में ये परसेंटेज था 54.9%, अप्रोक्सीमेटली 55% पीपल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो नंबर कम हुआ 1993-94 में वो हो गया 45.3% और 2011-12 में वो हो गया 21.9%। अब आपको कैलकुलेशन करना है कि 130 करोड़ के 21.9% अप्रोक्सीमेटली 22% पीपल यानी कितने होते हैं, इतने लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है आज की डेट में, करंट डेट। अब दूसरा जो एक प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप आपने 10th स्टैंडर्ड में सब देख ही लिया, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट constitutes significant proportion of unemployment in India। तो स्ट्रक्चरल यानी जो हमारे ऑर्थोडॉक्स थॉट के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हमारी कंट्री में वो प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। इन 1951 33 lakh people were unemployed। According to NSSO means कि National Sample Survey Organization in 1999 to 2000 7.31% of the total population unemployed, which increased to 8.2% in the 2004-2005. However, decreased to 6.6% in 2009 and 10 and further to 5.6 in 2011 and 12। तो 5.6% यानी कम से कम 5 करोड़ 60 lakh 5 crore 60 lakh people are unemployed in our country। In the rural areas the proportion of disguised unemployment is higher। disguised unemployment आपने 10th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया ही होगा कि कोई एक फार्म में 10 लेबर काम कर रहे हैं जिनका प्रोडक्शन है 100 kg। अब 11th लेबर जब आएगा तो भी प्रोडक्शन रहेगा 100 kg। तो जो 11 नंबर का लेबर आया वो अपने आप काउंट हो जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉय, यानी कि वो काम करता दिख रहा है पर उससे कोई प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट आता नहीं है, उसका प्रोडक्शन ज़ीरो है। तो हमारे यहाँ पे ये प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है कि मैक्सिमम लोग अभी भी 50% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज है। तो वो फार्म पे काम करते हैं पर टोटल प्रोडक्शन के ऊपर तो उसका कोई बेनिफिट होता नहीं है। इसलिए ये जो रेशियो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। तो इसका कोई मेजरमेंट भी हमारे पास नहीं है कि कैसे हम काउंट करें कि भाई ये पर्सन ने काम किया और प्रोडक्शन हुआ और ये पर्सन ने काम किया और प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि अभी भी हमारी जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो जो पुरानी वाली जो है सिस्टम
हाँ ऑर्थोडॉक्स स्टाइल जो बोलते हैं वही टाइप से हम लोग अभी भी एग्रीकल्चर में है। तो यहाँ पे साइंटिफिकली प्रोग्रेस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हो भी रहा है पर इतना स्पीड से नहीं जितनी स्पीड से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट है। और ह्यूमन डेवलपमेंट उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। तो वेरियस ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडाइस measured by indicators like average life expectancy, literacy, ratios, and infant mortality rates, and so on, so that India stands at lower rank in human development. तो अभी भी हमारे यहाँ एवरेज अगर हम देखने जाए तो 68 ईयर्स है एवरेज लाइफ एक्सपेंडेंसी। लिटरेसी रेशियो भी 78% के आजू बाजू है, पर उसमें क्वालिटी चेक करने जाए तो बहुत ही कम मिलेगी। जेंडर रेशियो भी बहुत डिफरेंट है। पर थाउजेंड हम अगर गुजरात की बात करें, इंडिया की बात करें तो पर थाउजेंड मेल 982 फीमेल है। तो ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी हमारा बहुत हाई है। तो ये सब रीजंस की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हमारा जो रैंक है वो बहुत ही पीछे है। One such index is the Human Development Index, and India's HDI in 2000 was 0.463, in 2010 was 0.547, and in 2012 was 0.554, and in 2013 was 0.584। तो ये अगर 0.700 के ऊपर जाता है तो हमारा लेवल थोड़ा चेंज हुआ है, हम डेवलपमेंट हुआ है ऐसा बोल सकते हैं। दिस मेजर्स ऑन द HDI आर कंसिडर्ड वेरी लो, एंड इन 2013 इंडियाज रैंक वाज द 136th in a list of 188 countries, which is obviously very low। तो टोटल है 188 कंट्री में हमारा रैंक था 136। तो ये तो 100 में भी नहीं आ रहा है, उससे भी हम लोग तो पीछे है। तो ये सब सेक्टर में हमें बहुत सारा वर्क करना बाकी है। तो ये है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। क्यों हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलपिंग इकोनॉमी में काउंट होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हमें डिस्कस करनी है। Through some areas of Indian economy mentioned above indicate lower economic development, India cannot be called a less developed nation. Indian economy shows characteristics of a progressing economy। जो जो भी हमने बात की है वहाँ से हमें ये पता चलता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लोअर इकोनॉमी नहीं बोल सकते हैं। ये लोअर इकोनॉमी नहीं है, हाँ, पर प्रोग्रेसिव है वो बोल सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें ग्रोथ रेट की, तो द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी विच इज़ मेजर्ड बाय द ग्रोथ इन नेशनल आउटपुट year by year has increased for the Indian economy, especially after LPG. During the period between 1951 and 1991, the average annual growth rate was around 3.5%। तो हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो अप्रोक्सीमेटली 4 डिकेड में 3.5% तक ही था। तो वो एक स्टेडी ग्रोथ रेट था जो हमारा ग्रोथ रेट। अब जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से हमारा एवरेज ग्रोथ रेट 10% पर ईयर होना चाहिए, पर आज तक हम हाईएस्ट 8% तक भी नहीं पहुँचे हैं। 7 एंड समथिंग परसेंट हमारा हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, जबकि चाइना इतना स्पीड से डेवलप हो रहा है क्योंकि लास्ट 2 डिकेड या 3 डिकेड से वो लोग एवरेज 10% का ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे भी पॉपुलेशन हाई है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन हाई है, पर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम है, जबकि चाइना में 10% है, इसलिए वहाँ के जो सिटीजन्स है वो हमसे ज़्यादा स्किल्ड है। However, after the period of economic reforms in 1991, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसकी बात हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे, द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट हैज़ रिमेन अबाउ 6.8%, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट।
तो जो 51 से 1991 तक 3.5% के ऊपर जो हमारा ग्रोथ रेट अटका हुआ था, वो आफ्टर 1991 6.8% तक पहुंचा. After 2012-13, the growth rate has slowed down, and in 2014-15, the average annual growth rate was less than 5%. तो 6.8 हम पहुँचे यहाँ तक, पर फिर वापस वहाँ से हम नीचे आए और हमारा जो ग्रोथ रेट हुआ वो हो गया 5% के आजू बाजू. The net national income at factor cost at constant price level in the year 1950-51 was rupees 2,69,724 crore, which increased to rupees 87,51,834 crores in the year 2013-14. तो हमारा जो टोटल कंट्री का पैसा था जो 51 में 2,69,724 करोड़ था, वो बढ़ के हो गया 87,51,834 crore in 2013-14. Thus, in a period of 63 years, the NNV has grown by 80 times. नेट नेशनल वैल्यू जो NNV है हमारी वो 18 टाइम्स बढ़ी. फिर हमें देखना है चेंजिंग शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर है उसका शेयर हम देखने जाए तो यहाँ टेबल में आपको दिखाई देगा क्लियरली कि 51 में जहाँ पे एग्रीकल्चर का शेयर 53% था, ये वाला, वो 1991 में 29% हो गया, डिक्रीज़ हुआ. 2001 में और कम हुआ, 22.3% हुआ, और 2014-15 में वो 17.6% हुआ. पर यहाँ पे हमने पॉपुलेशन को काउंट नहीं किया है कि इसके साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ होने के बाद नंबर ऑफ पीपल कितने बढ़े, वो हमने यहाँ पे बात नहीं की. इंडस्ट्रीज़ का शेयर जो है वो था 16.6% इन 50-51, वो हो गया 27.7 इन 1991. 2001 में वो हो गया, वो थोड़ा नीचे आया था 27.3%, और 2014-15 में वो हो गया वापस 29.7%. और सर्विस सेक्टर का जो है वो 50-51 में जब वो 30.3% था, वो 1991 में 42.7% हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का रेशियो बढ़ा था. 2001 में वो हो गया 50.4%, और 2014-15 में हो गया 52.7%, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एजुकेशन रेशियो हमारा बढ़ रहा था. इसकी वजह से सर्विस सेक्टर में ये डिफरेंस हमें देखने को मिला है. As a nation starts developing, the contribution of its industrial and service sector in national income and employment increases. It means that now people have to depend less on their traditional sector, and with improvements in technology and capital formation, they get employment in the relatively more productive sectors, industrial sector and service sector. India's service sector has started growing significantly after the reforms of 1991. क्योंकि 1991 के जो रिफॉर्म्स है उसकी इफ़ेक्ट इकोनॉमी पे बहुत ही हुई थी. जब हम ये डिस्कस करेंगे आगे वाले चैप्टर में, ये तीन बातें, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो टाइम पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. और फिलहाल के लिए जो 1991 के जो रिफॉर्म्स हैं, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने अप्लाई की थी, उसकी वजह से बहुत सारा चेंज हुआ. तो ये टेबल में हमें क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि किस हिसाब से नेशनल इनकम में जो एग्रीकल्चर है उसका शेयर्स कम हुआ और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का बढ़ा. तो ये टेबल हमें क्लियरली ये इंडिकेट करता है. अब पर कैपिटा इनकम की बात करें तो द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एट कांस्टेंट प्राइजेस इन 1950-51 was rupees 7,114, which increased to rupees 39,904 in 2013-14. तो पर कैपिटा इनकम भी ये 63 ईयर्स में इंक्रीज़ हुई है. तो in a period of 63 years, PCI increased by approximately 5.6 times. Between the period from 1950-51 to 1990-91,
it increased by about 1.6%, while after 1991 it increased by 5.5%. तो हम ये बोल सकते हैं कि 1951 से लेकर 1991 का जो पीरियड था वो स्टेगनेंट पीरियड था. वहाँ पे कुछ चेंज ज़्यादा नहीं हुआ सिवाय एक वस्तु की, पॉपुलेशन बढ़ी. बाकी जो डेवलपमेंट जो चाहिए था हमें वो टाइम पे हमें मिला नहीं. We observed that the share of agriculture in the employment has declined over the year and that of industrial and service sector has increased. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखने जाए तो कौन से सेक्टर में कितने लोग काम करते थे, तो प्राइमरी सेक्टर में दिस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, डेयरी फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंडरी. इंडस्ट्रियल सेक्टर दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, construction, mining, quarrying. In other words, it includes all production activities. And service sector, it includes all activities pertaining to trade, banking, transport, information and broadcasting, health, education and so on. तो शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट, ये टेबल में हमें ये पता चलेगा कि जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 1951 में 72.1% था, वो 1991 में 66.9% हुआ ये वाला. फिर 2001 में वो 56.7% हुआ. 2011-12 में 48.9% हुआ. तो यहाँ एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो डे टू डे, ईयर टू ईयर चेंज होता गया, यानी कम होता गया. दैट इज़ द गुड साइन. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो उसका शेयर बढ़ता गया. तो 51 में जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर 10.6% था, वो 1991 में 12.7% हुआ, 2001 में 18.1% हुआ और 2011-12 में वो 24.2% हो रहा. तो ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट कंट्री में हुआ है. और टेरिटरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है उसकी बात करें तो 1951 में उसका जो शेयर था वो खाली 17.3% था. 1991 में वो 20.4% हुआ, 2001 में 25.2% हुआ और 2011-12 में 26.9%. तो ये जो फिगर है लास्ट वाली कॉलम, ये हमें बताती है कि इंडिया इज़ डेवलपिंग नेशन. वाई? क्योंकि डेवलप नेशन में 48.9% सर्विस सेक्टर का होता है और लेस देन 10% एग्रीकल्चर का होता है, और सर्विस जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसका 40 के आजू बाजू होता है. इसलिए वो डेवलप नेशन है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं जहाँ पे एजुकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर. In India, year 1951, the contribution of primary sector in employment was 72.1%. That of industrial sector was 10.6% and service sector was 17.3%. In 1991, the contribution of primary sector in employment was 66.9%, industrial sector was 12.7% and the service sector was 20.4%. वही डेटा अगर 2011-12 में कंपेयर करें तो while in year 2001 the share of primary sector in employment was 56.7%, industrial sector was 18.2% and service sector was 25.2%. And in 2011-12 the share of primary sector in employment was 48.9%, that of the secondary sector was 24.3% and service sector was 26.9%. Thus it is seen that from 1951 to 2011-12 the employment has shifted from primary sector to industrial and service sector. But to compare with the developed nation, this number is quite less. तो यहाँ पे हमें और बहुत सारा वर्क करना बाकी है. फिर अगर हम बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट इन बेसिक प्राइमरी यूटिलिटीज़, तो इंडिया हैज़ शोन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन प्रोविजन ऑफ वेरियस यूटिलिटीज़ इन द अर्बन एज वेल एज इन द रूरल एरियाज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रोड्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड सो ऑन. तो इरिगेशन की बात करें, वाटर सप्लाई सिस्टम की, तो इन 1950-51 ओनली 22.6 मेगा हेक्टर
of land across the country was irrigated, which increased to 63 mega hectares in 2012-13. Thus, about 45% of the total agricultural land has irrigation facility in present times. तो जो 1951 में जो इरिगेशन थी उससे 22.6 मीटर हेक्टर लैंड ही खाली इरिगेशन के थ्रू कल्टीवेशन होता था, जो 2012-13 में हो गया 63 मेगा हेक्टर्स। तो 45% जो लैंड है वो हमने इरिगेशन फैसिलिटी के थ्रू कल्टीवेशन वहाँ पे चालू कर दिया, जिससे हम फूड के लिए अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। जबकि स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंट के टाइम पे हमें फूड ग्रेन दूसरी कंट्री से परचेस करना पड़ता था, पर अभी फ़िलहाल इंडिया इज़ कैपेबल टू कल्टिवेट ऑल टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स बाय इटसेल्फ। लिटरेसी की बात करें तो द लिटरेसी रेट विच वॉज 18.33% इन 1950-51 risen to 73% in 2011। ये हमें कहाँ से पता चला है? तो इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 से हमें पता चला है। In 1950s, there were 20 universities and 500 colleges, which increased to 719 university and 35,000 colleges respectively by 2013-14. This indicates rise in higher education। इसलिए सर्विस सेक्टर में अभी जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विच वॉज अराउंड 2300 मेगावाट in 1950-51 increased to 2,43,000 megawatt in 2011-12। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में भी अब हम लोग काफ़ी सेल्फ डिपेंडेबल हो गए हैं। रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे वाज द 4th लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इट्स लेंथ इज 65,000 किलोमीटर। रोड नेटवर्क की बात करें तो इन प्रेजेंट टाइम इंडिया बिलोंग्स टू द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क। इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 48.6 lakhs किलोमीटर ऑफ कॉन्क्रीट रोड टुडे। कॉन्क्रीट मीन्स पक्का रोड 48.6 lakh किलोमीटर, जो इंडिपेंडेंट के टाइम पे बहुत ही कम था, जो अभी काफ़ी बढ़ गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वी आर ऑन द पाथ ऑफ द डेवलपमेंट, यानी we are developing economy, not less developed economy. Thus, India is progressing fast and is now a prestigious emerging economy. The per capita consumption of essential commodity has increased. Progress is made in areas of science, research and technology development. Average life expectancy has increased and so on. In the International Comparison Program ICP initiated by the World Bank in 2011, India was identified as the third largest country after US and China, while in 2005 India was at the 10th position। तो यहाँ से ये सब जो डेवलपमेंट हुआ है उससे हम लोग थोड़े आगे बढ़ चुके हैं। जो इंडिपेंडेंट टाइम था और आज की जो डेट है उसमें बहुत सारा डिफरेंट है, पर हाँ अगर हम कंपैरिजन करते हैं, क्लियरली कंपैरिजन विद द डेवलप्ड नेशन, तो हम बहुत ही पीछे हैं। क्योंकि अमेरिका है, जापान है, रशिया है, चाइना को ही देख लो, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो बहुत ही स्पीडी है और हमारा जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है। उसके रीजंस भी है कि एक तो 2000 ईयर्स ब्रिटिश रूल पीरियड हमारे यहाँ रहा, फिर एजुकेशन रेशियो कम था, ऑर्थोडॉक्स थॉट थे, तो ये सब रीजंस की वजह से हम लोग पीछे हैं। पर हम लोग इसको हमारी फेवर नहीं बना सकते, क्योंकि हमें क्लियरली दिखता है कि भाई डेवलप नेशन हमसे बहुत ही आगे है, तो हमें डायरेक्ट कंपटीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जब तक हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तब तक तो ये स्पीड बढ़ेगी नहीं। हमें लिटरली कंपटीशन में आना ही पड़ेगा कि हाँ हम पीछे हैं, हमें आगे जाना है, हमें हमारी कंट्री को डेवलप नेशन बनाना है।
तो जो पुरानी बात है उसको हमें अभी भूलना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स 200 ईयर्स तक रूल कर गए, हमारा सारा पैसा ले गए, हमारी सारी टेक्निक्स हम भूल गए। तो ये कोई रीजंस अभी हम आगे उसको आगे रख के अपने आप को बचा नहीं सकते। हाँ, जो भी सिचुएशन थी, जो हो गया वो हो गया। अब जो है उसको बेटर कैसे करें और स्पीड से हमें बेटर करना है। और वो सब डिपेंड है आज की पॉपुलेशन, आज की जो जनरेशन है उसके ऊपर, कि अगर अभी के जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा इनोवेटिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, स्किल डेवलप करेंगे, तो विद इन 20-30 ईयर्स इंडिया बिकम वर्ल्ड्स डेवलप्ड नेशन, हम नंबर 1 भी बन सकते हैं। तो ये है इंडियन इकोनॉमी जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद आपके पास कुछ ग्लोसरी वर्ड्स आएंगे, ये है कुछ ग्लोसरी वर्ड्स। इसके बाद वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है कौन से रिफॉर्म्स हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो मैंने अभी बात की 1991 में, जो हमने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो किया, उसकी इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी में कैसी हुई, वो हमें डिस्कस करना है। तो ये एंशियंट इंडियन इकोनॉमी सिचुएशन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखी है। आई होप कि आपको सब कुछ पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक में आपको कुछ क्वेरी है तो यू कैन टेक्स्ट मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड हाँ, ये वीडियोज़ आपको लाइक करने हैं, इसको शेयर करने हैं, आपके फ्रेंड्स को आपको इन्फॉर्म करना है। और जितना आप शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, मुझे भी उतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमारा जो लेक्चर्स है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो आई होप दैट यू ऑल फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। अब 11 GBSC के 7 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं। इसके बाद और 5 चैप्टर्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग 11 GBSC बोर्ड का ही और एक सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, वो वीडियो भी बना के आपके लिए रेडी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।